ही कहानी का हिस्सा बन गए हो, लेकिन उनकी जगह आज लतीफ कुरैशी को मेहरानगढ़ के नए बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वो जैसे ही अपने छोटे भाई के साथ पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं, वहां सैकड़ों की तादाद में ब्लैक काइट्स जमा हो जाती हैं। ये इन शिकारी बर्ड्स के खाने का टाइम है। कुरैशी अपने खानदान की उस पीढ़ी का हिस्सा है जो जोधपुर के भूतपूर्व राजाओं की तरफ से दी गई इस जिम्मेदारी को निभाता चला आ रहा है। ये एक अहम जिम्मेदारी है क्योंकि ये बर्ड्स मेहरानगढ़ की लोक कथाओं का हिस्सा है। बारिश के कई महीने बाद भी थार रेगिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से एशियन कॉन्टिनेंट के तमाम मेहमान यहां आते रहते हैं। सर्दियों के मौसम में डेमोसेल क्रेन्स यहां पहुंचते ही जोर जोर से चिल्ला के अपने आने की खबर देते हैं। ये मंगोलिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना जैसी दूर जगहों से माइग्रेट करके यहां आते हैं और कई बार 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करते हैं। इन बर्ड्स को नेचुरल वर्ल्ड का ऐसा एथलीट कहा जा सकता है जिनमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है। ये इंडिया की तरफ आने का सीधा रूट पकड़ते हैं, चाहे इसके लिए हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को ही क्यों न पार करना हो। इसके लिए इन्हें 26,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ना पड़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3000 फीट नीचे। इतने मुश्किल माइग्रेशन के लिए इन्हें काफी लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, यहां तक कि ये सो भी नहीं पाते। आज ये इस तालाब के किनारे जमा हुए हैं। थार में माइग्रेट होकर आई ये डेमोसेल क्रेन्स हजारों का झुंड बनाकर रहती हैं। एक और विंटर माइग्रेंट स्टेप ईगल तालाब पर नजर रखे हुए है। आमतौर पर तो ये छोटी चिड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें क्रेन्स पर भी अटैक करते हुए देखा गया है। लेकिन इस स्टेप ईगल का ये इरादा नहीं है। क्रेन्स झुंड में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहते हैं क्योंकि रेगिस्तान शिकारियों से भरा पड़ा है। ये प्यासे हैं, लेकिन पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा? एक बहादुर क्रेन सबसे पहले आगे बढ़ता है। लीडर मिलते ही बाकी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगले कुछ महीनों के लिए ये पानी इनकी जिंदगी है। इंडिया तक आने में इन्हें काफी मुश्किल सफर तय करना पड़ा है। ये जख्मी क्रेन लंगड़ाकर किनारे तक पहुंचता है। हाई टेंशन केबल्स, शिकारियों के बुलेट्स और ट्रैप्स जैसे खतरों का सामना भी इन बर्ड्स को करना पड़ता है। ये क्रेन तो लकी था, लेकिन बहुत से नहीं होते। इन डेमोसेल क्रेन्स को यहाँ कूंज कहा जाता है। हिंदू लोक कथाओं में इन्हें सैकड़ों सालों तक ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल माना गया है। लेकिन रेगिस्तान के इन वाटर होल्स पर पानी पीने का हक सिर्फ इनके पास ही नहीं है। काले हिरण का एक झुंड भी यहाँ पानी पीने आ रहा है। क्रेन की ही तरह इन खूबसूरत काले हिरण का भी हिंदू माइथोलॉजी में जिक्र है। इसे लॉर्ड कृष्णा के रथ को खींचने वाला भी बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये शिकारियों की नजरों से बच नहीं पाते। लगातार शिकार की वजह से इनकी संख्या घटकर कुछ हजार तक ही रह गई है। कभी ये पूरे इंडिया में पाए जाते थे। आज थार उन बचे खुचे इलाकों में से है जहां ये पाए जाते हैं। झुंड में बहुत सी ब्राउन कोटेड फीमेल्स होती हैं, जिनका मुखिया एक ताकतवर मेल होता है।
अपने ब्लैक विंटर कोट में इतराता वो सभी फीमेल्स को अपने काबू में रखता है। छोटे मेल्स थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें झुंड की फीमेल के साथ मेट करने का हक पाने के लिए लड़ना होगा। लेकिन मुखिया मेल के 2 फीट लंबे सर्पीले सींग लड़ाई में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। टूटी हुई सींग वाला छोटा हिरन बहुत डरा हुआ है। ऐसा लगता है कि लड़ाई के दौरान उसकी ये सींग टूट गई होगी। शाम होते ही काले हिरण खुले मैदानों में चले जाते हैं, जबकि डेमोसेल क्रेन्स अब भी पानी में रुके रहते हैं। अब भी यहां पर खाने की भरमार है। इस वक्त रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थार की गर्मी अभी आई नहीं है। थार के रेगिस्तान में सर्दी से गर्मी का मौसम आते ज्यादा वक्त नहीं लगता। मार्च के महीने में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके लिए भी जीव अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। वेस्टर्न थार बहुत बड़ा इलाका है और ईस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बंजर भी। आमतौर पर डेजर्ट उन इलाकों को कहा जाता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है। लेकिन एरिडिटी यानी ड्राइनेस के हिसाब से भी डेजर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। दूसरे शब्दों में ये वो जगह होती हैं जहां इवापोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इतने कम वेजिटेशन वाले इलाके में जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है वो तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन थार में हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां यहां से होकर गुजरती थी। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती थी। सरस्वती, इंडस और दूसरी नदियों के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर बसे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही, ये नदियां या तो अपनी दिशा बदलती गईं या पूरी तरह से गायब हो गई। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भी वीरान होते गए। आज वेस्टर्न थार के इलाके में ही इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। घुसपैठियों से बचने के लिए इंडिया ने बॉर्डर पर फेंसिंग की हुई है। राजस्थान में जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा उन महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है जो बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स में काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ के जवान बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मी के आते ही यहां हालात और चैलेंजिंग हो जाते हैं और इन चैलेंजेस का सामना वो उन तरीकों से करते हैं जो पिछले हजारों सालों से नहीं बदले। दुनिया में सिर्फ बीएसएफ के पास ही कैमल माउंटेड कैवलरी रेजिमेंट है। ऊंट पर सवार इन सोल्जर्स के साथ शानदार हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिन्होंने अलाइड आर्मीज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया था। यह देखना अपने आप में कमाल है कि बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स में इन ऊंटों की जगह कितनी अहम है। कुछ ही मिनटों के अंदर ऊंट 200 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। लेकिन यहां इन्हें एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी दिया जाता है, जिसे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी जाते हैं। इसके बाद ये घंटों बगैर पानी के चलते रहते हैं। 2 सोल्जर्स और उनके किट का वजन 200 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऊंट
500 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर इस रेगिस्तान में 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनके लंबे पैरों की वजह से इनकी बॉडी तपती रेत से काफी ऊपर रहती है। इनके पैर किसी बड़े स्नो शू पैड्स जैसे होते हैं, जो कुशन जैसे मोटे और इंसुलेटेड होते हैं, यानी थार की ढीली रेतीली जमीन पर चलने के लिए परफेक्ट। इस मुश्किल इलाके में गश्त लगाने के लिए बीएसएफ को ऊंटों से काफी मदद मिलती है। बॉर्डर की सुरक्षा दिन रात का काम है। नाइट पेट्रोल्स में फेंस और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। इन सोल्जर्स के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे ये रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। लेकिन आज रात कोई घुसपैठिया नहीं दिख रहा। सिर्फ थार रेगिस्तान के कुछ जानवरों की हलचल नजर आ रही है। मई आते आते थार रेगिस्तान तपने लगता है। तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना बड़ी आम बात है, लेकिन ये तापमान धूप नहीं, छांव में रिकॉर्ड किए गए हैं। सूरज के नीचे खुले इलाके में बात कुछ और ही होती है। रेगिस्तान की सतह से जिससे आग निकलती है। कुछ जानवर इससे बचने के लिए जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने वाले जीव रेत के टीलों के बजाय सख्त जमीन के नीचे रहते हैं। वो खाने की तलाश में तब बाहर आते हैं जब तापमान कम होता है, यानी सुबह या शाम को। थार के गांव रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह हैं और गर्मियों में यह मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन रेगिस्तान में रहने वाले सभी जीव खुद को इसके हिसाब से ढाल लेते हैं। पानी लाने के लिए औरतों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए पानी इनके लिए बहुत कीमती हो जाता है। ये लेडी खाने के बाद बर्तन धो रही है। यहां बर्तन धोने में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि यह काम रेत से किया जा रहा है। गांव का आर्किटेक्चर यहां की कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है। हार्ड पैक मड वॉल्स हीट के लिए इंसुलेशन का काम करती हैं। यहां के रहन सहन में हजारों सालों से कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन पास के शहर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। थार के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर बना है जैसलमेर का किला। भाटी राजपूतों द्वारा बनाए गए जैसलमेर के किले को आर्किटेक्चरल मार्वेल कहा जाता है और इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसे 1156 एडी में बनाया गया था और ऐसी मुश्किल कंडीशंस में इसे बनाने के लिए कम से कम पानी और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था और इसे बनाने में जो टेक्निक्स यूज हुई थी आज वो यूज नहीं हो सकती। इसके अंदर जाना इतिहास में जाने जैसा है। यहाँ के रेगिस्तान में मिलने वाले सैंडस्टोन से तैयार इस किले को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। उन दिनों इस इलाके में सिर्फ यही एक पत्थर मिलता था और इसके जो बड़े बड़े सिंगल पीसेस हुआ करते थे उन्हें ऊंटों की मदद से पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता था। ये सोचकर ही बहुत हैरानी होती है कि उस वक्त उन लोगों ने किस तरह से इस काम को पूरा किया होगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज भी लोग रहते हैं। इसके अंदर बहुत से परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। जनसंख्या में आए इस एक्सप्लोजन की वजह से किले पर भी असर पड़ा है। इस शानदार रेगिस्तानी किले को 1000 सालों तक कोई नहीं हरा सका। चाहे वो दुश्मनों का हमला हो, खूनी जंग हो, अकाल हो या भूकंप, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा पानी इस नेशनल हेरिटेज के लिए खतरा बन गया है। मिड जुलाई तक इंडिया के ज्यादातर हिस्से को मॉनसून की सालाना बारिश से राहत मिल चुकी होती है।
लेकिन वेस्टर्न राजस्थान इतना लकी नहीं है। ये सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है और जुलाई का महीना खत्म होते होते यहाँ रहने वाले गर्मी से अपना ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेते हैं। मंगनियार्स, जो यहाँ की एक फोक म्यूजिशियंस कम्युनिटी है, रेगिस्तान को बहुत करीब से पहचानते हैं। इनके गानों में इस इलाके की हिस्ट्री छुपी है, जिनमें यहाँ के राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी के किस्से होते हैं। सैकड़ों सालों से ये थार के लोगों के लिए म्यूजिकल स्टोरी टेलर्स का काम करते आ रहे हैं। ये ग्रुप भले ही थार के रिमोटेस्ट विलेज में रहता हो, लेकिन ये है बहुत फेमस। इन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने प्रोग्राम्स किए हैं और न्यूयॉर्क से टोक्यो तक अपनी गायकी की कला की वजह से ये दुनिया में इतनी जगह घूम चुके हैं जितना कि एक एवरेज ट्रैवलर भी नहीं घूमता।